गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5वां है जीवन का मौलिक आपका क्या होता है। जीव में आपकी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो चैप्टर के नाम बात करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर 5वां है, इस चैप्टर 5वां को इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में कहेंगे जीवन की मौलिक इकाई। और हमने कहा था इस जीवन की मौलिक इकाई में क्या होता है, कोशिका का अध्ययन करते हैं, यानी कोशिका क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है। अर्थात इस चैप्टर में सेल के बारे में जानेंगे और सेल में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं, उस क्रियाओं को भी थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं इसमें। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका के बाहर, ठीक है, अर्थात जीवद्रव को घेरने वाली एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला के नाम से जानते हैं, कोशिका कला के नाम से जानते हैं। उसी कोशिका कला के का काम मैंने बताया था, वर्क बताया था, व्हाट इज़ द वर्क कोशिका कला का। तो ये आपको कोशिका का आकार तो प्रदान करता है, निश्चित आकार। इसके साथ साथ मैंने एक और वर्क उसमें वर्क था, यानी कार्य था। वो कार्य क्या था? पदार्थों का परिवहन करना, पदार्थों का परिवहन। अब बताया था परिवहन में क्या होगा, यानी परिवहन आपके प्रासरण और आपका विसरण, विसरण प्रासरण, ये दो चीज़ें हैं जो परिवहन को डिफाइन करता है। यानी प्रासरण भी परिवहन बताता है और विसरण भी क्या होता है? परिवहन बताता है। तो इसी आपके टॉपिक के अंतर्गत आपको उस हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पढ़ाया था, उसी के अंतर्गत क्लास 9 में थोड़ी सी जानकारी रखने के लिए डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हम जानेंगे। व्हाट इज़ द डिफ्यूजन, व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस। यानी डिफ्यूजन को हिंदी में कहेंगे विसरण, ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण। याद रखिएगा, अगर हम हिंदी की बात करें, डिफ्यूजन क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन मीन्स विसरण। क्या कहलाएगा? विसरण। याद रखिएगा, क्या होगा? विसरण। ये हिंदी इसका वर्ड होता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे? परासरण, परासरण। ये इंग्लिश में ऑस्मोसिस, हिंदी में क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। तो परासरण और विसरण क्या होता है, ये बाकायदा आप शायद जानते भी होंगे। तो हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। विसरण पहले देखते हैं, विसरण क्या होता है, फिर उसके बाद परासरण जानेंगे। सिंपल, हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, विसरण की परिभाषा बाद में, पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे में हमने क्या किया, आपका अगरबत्ती को जला कर रखते हैं। जैसे आपके घर में पूजा स्थल जो होता है, उस पूजा स्थल पे हम क्या करते हैं, लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं। तो लेकिन हमने अगरबत्तियाँ उस पूजा स्थल पे जलाया, एक कॉर्नर पे जलाया, एक उस स्थान पे जलाया और वहाँ पर अगरबत्ती को रख दे रहे हैं। लेकिन बताइए, क्या उस कमरे में बैठे अन्य लोग जो कमरे के दूसरे कॉर्नर पे दूसरी जगह बैठे हैं, उस अगरबत्ती की स्मेल वहाँ जाती है कि नहीं जाती? तो आप कहेंगे सर ज़रूर जाती है। यानी आपका जो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, स्मेल जो होगा, उसकी जो सुगंध होगी, वह सुगंध आपके उस कॉर्नर पर बैठे, कमरे में बैठे, पीछे की तरफ बैठे भी आदमी के पास पहुँचता है। क्यों पहुँचता है? जबकि हमने अगरबत्ती जलाया कहाँ था? उस पूजा स्थल पे, उस कॉर्नर पे, एक छोटे स्थान पर। लेकिन उसकी खुशबू कहाँ जा रही है? आपके दूर तक जा रही है। अब बताइए, अगरबत्ती की बात करें, जो उसके धुआं निकलेगा, जो स्मोक निकलेंगे, कह सकते हो धुआं निकलेगा, तो वो धुआं जो निकले कहाँ होगा? अधिक धुआं कहाँ होगा? अधिक धुआं कहाँ होगा? अगरबत्ती के पास। जब अगरबत्ती जला, उसकी अधिक धुआं की सांद्रता अधिक कहाँ रहेगी? उस अगरबत्ती के पास। लेकिन इसमें वहाँ भी जा रहा है, तो क्या हो रहा है? सांद्रता जहाँ अधिक है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी पहुँच रही है। तो आपका देखा गया, वहाँ उसके पास अगरबत्ती की जो धुएं की मात्रा थी, आपको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम मात्रा जा रही है। लेकिन यहाँ क्या, अगरबत्ती की धुएं की मात्रा अधिक है, तो हो क्या रहा है, जहाँ मात्रा अधिक वहाँ कम। तो अब बताइए, अगरबत्ती की धुएं के मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही कि नहीं हो रही? तो उसी गति को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो विसरण कहलाएगा।
लेकिन विसरण कब होता है? आपके अधिक सांद्रता से। कहाँ हो रहा है विसरण की परिभाषा कब देंगे हम? अधिक सांद्रता से, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का विकसित होना, पदार्थों का मूवमेंट होना, पदार्थों का गमन करना, पदार्थों का गति होना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। यानी आपका किसी पदार्थों का अधिक सांद्रता से क्या कहेंगे हम? किसी पदार्थ की अधिक सांद्रता से, सांद्रता मतलब है मात्रा, सांद्रता मतलब क्या हो गया यहाँ पर? उसके मात्रा की बात करा। मात्रा मतलब क्या हो रहा? वो कोई चीज़ है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक हो गई तो सांद्रता बढ़ गया। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। हमने पानी लिया 1 लीटर, 1 लीटर पानी 1 लीटर है। फिर हमने दूसरा लिया, इसमें भी 1 लीटर पानी है, राइट। अगर पानी मान लीजिए यहाँ 2 लीटर हो गया तो हम कहेंगे पानी की सांद्रता इसमें ज़्यादा इसमें कम। लेकिन जब पानी दोनों बराबर हो, इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाला, इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाला। अब बताइए चीनी की सांद्रता कहाँ होगी? इसमें 1 इसमें ज़्यादा, तो घोल गाढ़ा कौन होगा? ये होगा, क्योंकि चीनी की सांद्रता अधिक है। सांद्रता मतलब मात्रा बढ़ा रहे हैं ना जी। तो सांद्रता डिफाइन एक सिंपली बेस से करिएगा, दिमाग में यूज़ कीजिएगा, मात्रा की बात करें, जबकि सांद्रता की परिभाषा हम अलग बताएंगे। लेकिन ये जानते रहिए सांद्रता मतलब क्या? उसकी मात्रा का अधिक होना। तो ये करें किसी पदार्थ की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, विकसित होना, मूवमेंट करना, गति करना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। किसी पदार्थ का परिभाषा में देखेंगे, हमने लिखा हुआ है विसरण में पदार्थों के अणुओं के, पदार्थों के अणु यानी कोई मूवमेंट कौन करेगा? मॉलिक्यूल करता है, अणु करता है। पदार्थों के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले स्थान से क्या होता है? जो अधिक सांद्रता वाले स्थान है, एरिया है, उस स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान को गमन विसरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? गमन विसरण कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए पदार्थ, ये एक बॉक्स, एक घेरा है, एरिया स्थान है क्या? ये पूरा स्थान है। इस स्थान में हमने क्या किया? ये मॉलिक्यूल्स, ये कॉर्नर पे उसके मॉलिक्यूल्स, कॉर्नर पे क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो आपका स्थान में ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, क्या एक स्थान में रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम बॉक्स की बात करें, हमने इसी को बनाया, हम तीसरी बॉक्स बनाते हैं, राइट। यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर क्या हो गया? अब बताइए ये मॉलिक्यूल अणु यानी पदार्थ का अणु कहाँ है? इस कॉर्नर पे है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है? आपकी जब कॉर्नर पे है आपका देखा गया इस जगह सांद्रता इसकी क्या हो गई? सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम है इसकी सांद्रता। लेकिन मैक्सिमम होने के बाद यहाँ क्या कर रहा है? आपका ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है, यानी इसके अणु कहाँ कर रहे हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यानी यहाँ पर इसकी सांद्रता नहीं थी, लेकिन आप मूव करते करते यहाँ आ रहा है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए आपको मूव करते करते पूरा फैल गया, यानी सांद्रता जो अधिक थी यहाँ पर धीरे क्या फैल के यहाँ भी कम हो जाएगा। अर्थात विसरण प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक जितना स्थान वहाँ उपलब्ध है, उस उपलब्ध स्थान में सभी पदार्थ एक समान रूप से फैल ना जाए। यानी विसरण प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक आपके पदार्थ के अणु, ठीक है, पूरे स्थान, जो भी स्थान आपके पास है उस स्थान में समान रूप से फैल ना जाए, तब तक आपकी विसरण प्रक्रिया होती रहती है। विसरण प्रक्रिया क्या होती है? होती रहती है। यानी अगरबत्ती की खुशबू अगर क्या होगा आपके पूरे कमरे में तब तक फैलता रहेगा जब तक विसरण एक समान रूप से ना हो जाए। तो ये याद रखिएगा, ये विसरण का डिफिनेशन होता है। एक दूसरा डिफिनेशन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अथवा करके। कोई गैस, द्रव, क्या लिखा है? कोई गैस हो, विसरण किसमें होगा? गैस में होगा ना जी, द्रव में होगा अधिक से, सबसे ज़्यादा किसमें होगा? गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में ही होगा। ठोस में होगा ना। ठोस में हम कहेंगे अगर क्या होगा, अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ताकत न लगाया जाए, फोर्स न लगाया जाए, तो विसरण प्राय होती नहीं। तो आपका क्या, आपका ठोस ही है, अगर इसको यहाँ रख देंगे तो ये विसरण नहीं होगा। जब गैस पे होता है विसरण, बाहरी बल किसी आंतरिक बल के द्वारा होता रहता है।
तो देखिए गैस, द्रव या विलायक हो अधिकतर, मैंने बताया था गैस, द्रव या विलय हो, ठीक है, विलय यानी जो पार्टिकल की बात कर रहा है, पार्टिकल, जैसे हमने बताया चीनी का घोल, चीनी क्या कर रहा है, घुलता है ना जी, विलय पार्टिकल, विलय मतलब जो किसी के अंदर घुल जाए, जिसकी मात्रा कम हो, क्या कर रहा है, गैस और द्रव हो, विलय, विलय मतलब सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट होता है, सॉलिड मतलब विलायक और सॉलिड मतलब विलय, ठीक है। जैसे आपका चीनी और पानी में बात करेंगे तो चीनी क्या हुआ, विलायक हुआ, सॉरी पानी क्या हुआ, विलायक हुआ, और चीनी क्या होगा, विलय होगा। आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणु यानी उसके जो फ्री मॉलिक्यूल होंगे, स्वतंत्र अणु होंगे का अधिक सांद्रता वाले छेद से, वही बात है जो परिभाषा इसमें, अधिक सांद्रता वाले छेद से कम सांद्रता वाले छेद की ओर गति करने को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गति करने को विसरण कहते हैं। यानी किसी गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे विलय हो, अगर अधिक सांद्रता वाले छेद से क्या होता है, कम सांद्रता के वो क्षेत्र को गत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्लियर है। विसरण आपने देखते कहाँ हो, जैसे अगर आप बैठे, हवा चलेगा तो अगर हवा आपको लग रहा है तो वो विसरण के माध्यम से लग रहा है। क्यों, क्योंकि हवा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करता है। जैसे अगर आप सिंपल देखने की बात करें, आंधी आ रही, ठीक है, जब हवा बहुत तेज चले तो उसे क्या कहते हैं, आंधी। आंधी अगर आ रही है तो आप देख रहे हैं वहाँ तेज से हवा वहाँ से चल रही है। अब बताइए आप जहाँ खड़े वहाँ पता लगा हवा का कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी वहाँ एयर नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन बहुत तेज क्या कहते हैं, गंदी क्या कहते हैं, धूल कण से लेती हुई हवा बड़ी तेजी से आप देख रहे दूर से क्या हुआ, आपके पास भागती हुई आ रही है, तो उसकी सांद्रता वहाँ अधिक है और आपके पास क्या सांद्रता नहीं थी या बहुत कम है, तो क्या अधिक सांद्रता से उसी तरफ मूव करेगा जहाँ पर सांद्रता कम होगी। एक प्रकार क्या है, विसरण, यानी हवा का चलना विसरण है, आंधी का आना विसरण है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, वहाँ भी गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो भी विसरण है। श्वसन क्रिया जो होती है वो भी एक प्रकार का विसरण है। कुआं जानते हैं, कुआं वेल, कुआं में अगर लाल दवा डालेंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा हम अगर गिराते हैं ऊपर से तो गिराएंगे तो थोड़े से स्थान में ना जी, लेकिन क्या होगा, ये लाल दवा आपके पूरे कुआं में फैल जाएगा। हमने गिराया था एक स्थान पे, राइट, लेकिन क्या होगा, आपके पूरे कुएं तक फैल जाएंगे, पूरे पानी तक। क्यों, विसरण हो रहा है। इसकी सांद्रता यहाँ है, इस यहाँ तक फैलेगा, यहाँ सांद्रता कम है, तो सांद्रता तब तक इसकी आपका विसरण होता रहेगा जब तक सभी जगह सांद्रता बराबर ना हो जाए। याद रखिएगा, विसरण प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक सभी जगह सांद्रता बराबर ना हो जाए। ओके, समझ में आया। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, आप दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा आप चूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर दोनों जानेंगे तो वेल, दोनों लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों आप लिखते तो और अच्छी बात है, नहीं लिखते तो आपको दोनों में से जो भी आपको लगे अच्छा वो लिख सकते हैं। ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है और क्लियरिटी बताता है, बस फर्क है। तो हमने कहा प्रकाश संश्लेषण, बात आती है प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, बताते हैं इसको, फिगर ही बना लीजिएगा ये वाला। प्रकाश संश्लेषण CO2 और O2 ये पौधों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग जगह। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 इसका क्या रॉ मटेरियल है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी भोजन बनाने के लिए पौधे का CO2 क्या है, एक रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, रॉ मटेरियल, जबकि ये अपशिष्ट पदार्थ है। वास्तव में क्या ये CO2 हर एक चीज़ के लिए पौधे में अगर आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो क्या हो रहा है, जीवधारियों के लिए अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है, ठीक है। लेकिन रॉ भोजन के लिए दृष्टिकोण से प्रकाश संश्लेषण में ये एक कच्चा माल होता है जिससे भोजन बनता है, पौधा भोजन बनाता है। अब बताइए CO2 और O2 प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, CO2 लिया जाता है पौधा को, यानी पौधा जो होगा क्या करेगा, जो प्लांट बॉडी होगा वह CO2 को क्या करेगा, लेगा, क्या करता है, लेता है, यानी ग्रहण करता है ना जी। और जबकि O2 को क्या करेगा, आउट करेगा, निकालेगा, O2 को निकालता है। कैसे होता है, विसरण के माध्यम से, विसरण के माध्यम से। यानी पौधे में देखा गया जब CO2 की मात्रा कम होती है, पौधे के बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा कम होती है
तो जब वहाँ पर उसकी मात्रा कम है तो सांद्रता कम होगी। सांद्रता क्या होगी? सांद्रता कम होगी। क्या होगा? कहाँ पर? पौधे के अंदर सांद्रता कम होगी। और तो वातावरण में क्या होगा? CO2 की मात्रा अधिक होगी। जब CO2 की मात्रा वातावरण में अधिक और पौधे के अंदर कम होगा तो विसरण माध्यम से, विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 क्या होता है? आपके पौधे के अंदर प्रवेश करता है। पौधे के अंदर प्रवेश करता है। बात समझ आ रही? यानी रंध्रों के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, ठीक है। कब प्रवेश करेगा? जब पौधे के अंदर CO2 की मात्रा कम, याद रखिएगा, पौधे के अंदर CO2 की मात्रा कम और वातावरण में, ये मान लीजिए प्लांट बॉडी है, ये पौधा है और आपका CO2 वातावरण में क्या होगा? अधिक रहेगा। क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तब जाके आपका CO2 पौधे के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 ग्रहण किए जाते हैं और क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है। क्यों ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है? यहाँ पर आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बहुत तेज बनता है। जो ऑक्सीजन बहुत तेज बनता है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जब यहाँ इसकी मात्रा पौधे के अंदर, पौधे की बात कर रहे हैं हम, लिखिए पौधा, प्लांट, मात्रा अधिक हो जाएगी और वातावरण में आपका CO2 की मात्रा क्या रहेगी? कम हो रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। इस कंडीशन में ये O2 क्या करेगा? आपका बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी पौधे से बाहर की तरफ मूव करता है। पौधे से बाहर की तरफ मूव करता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। श्वसन क्रिया में इसके विपरीत रिस्पायरेशन, यानी पौधे भी रिस्पायरेशन करते हैं। श्वसन क्रिया में क्या होगा? इसके विपरीत होगा। या हम लोग भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा? आपका O2 हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, यानी O2 की मात्रा हमारे बॉडी में कम है। यानी पौधे की बात करेंगे हम, तो पौधे की मात्रा क्या होगा? श्वसन क्रिया में O2 की मात्रा अंदर कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी। जब अंदर कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी, तो बाहर से O2 क्या करेगा? अंदर मूव करेगा। और आपका CO2 की मात्रा जब अधिक होती है श्वसन क्रिया में, अधिक बन जाएगी, वो ऑक्सीडेशन क्रिया के बाद अधिक बनती है। तो अधिक बनने के बाद क्या होगा? O2 जब अधिक रहेगा तो क्या होगा? आपका बाहर की मात्रा जब कम हो जाएगी तो अधिक होने के कारण, CO2 अधिक अंदर होने के कारण वो बाहर निकलेगी। तो क्या निकलेगी? बाहर। यानी आपके श्वसन क्रिया में O2 उल्टा होगा। O2 क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है और CO2 क्या किया जाता है? आउट किया जाता है। यानी ये इन होगा, ये आपका आउट होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। कब बाहर निकलेगा? जब इसकी मात्रा O2 ग्रहण कब होगा? जब बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर कम रहेगा, वातावरण बाहर रहेगा, तो आपका अंदर प्रवेश करेगा। ये ज़्यादा बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि आपके श्वसन क्रिया में O2 की मात्रा अंदर अधिक हो जाएगी और बाहर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो बाहर कम रहेगा, अंदर अधिक रहेगा, तो अधिक से कम की ओर बाहर आ जाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया में क्या होता है? परिवहन होता है, गैसों का आवागमन होता है। राइट। ये डिफिनेशन ऑफ द परिवहन। ओके। एनी डाउट्स? आपको इतना पढ़ा, बाकी आप इंटर में जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें आपको डिस्कस, यानी विसरण दाब होता है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है। ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से मूलरूम पौधे विसरण के माध्यम से क्या होते हैं? मूलरूम द्वारा ही पौधा क्या करता है? पानी ग्रहण करता है। यानी विसरण के कारण ही मूलरूम द्वारा पौधे क्या करते हैं? जल को मिट्टी के अंदर से, यानी कैपिलरी वाटर जिसे कहते हैं, उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। याद रखिए। तो इसमें आगे बढ़ेंगे विसरण दाब क्या होता है। यानी क्या होता है? जब विसरण होती रहती है तो पदार्थों के अणु एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने की वजह से उनमें क्या होता है? एक बल उत्पन्न होता है। उसी बल को क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। बल वो चीज़ें आपके लेवल की बात नहीं है, अभी बात की बात है। तो ये क्लास 9 के लिए इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ इसको विसरण की परिभाषा पूरा आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम आपको ऑस्मोसिस की चर्चा करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जितने बताया मैंने, एक्स्ट्रा बताया एग्जाम्पल साथ, उसको भी नोट कीजिएगा। और ऑस्मोसिस की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, सी यू अगेन। दूसरे वीडियो में आपको ऑस्मोसिस बता रहे हैं।